जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात विद्यार्थी भाइयों। Today I am going to explain chapter number 10, India Agriculture. Since ancient time, agriculture has remained prime economic activities of the people in India. एग्रीकल्चर हमारा प्राचीन समय से हमारे लिए मुख्य इकोनॉमिक स्रोत रहा हुआ है। इवन टुडे ऑल्सो, और आज भी हम ज्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड हैं। मेन सपोर्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर। मेन सपोर्ट आज जो एग्रीकल्चर है वो हमारे लिए मेन सपोर्टर है। हाउ कैन वी से? तो देखो, एग्रीकल्चर इज इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस लाइन हियर? अबाउट 60% ऑफ लेबर पावर इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स ऑफ इंडिया। अगर मान लो आपको इस क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन दिस लाइन, तो हाउ कैन वी से अबाउट 60% लेबर पावर इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। Besides supplying of food to the people of India, raw material for many industries also come from agriculture. अब पहली बात तो देखिए, हमारा यहाँ 60% जो लेबर है वो एग्रीकल्चर और उससे संबंधित एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें, बिसाइड सप्लाइंग फूड सप्लाई के अतिरिक्त इंडिया के लिए रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज आल्सो कम फ्रॉम एग्रीकल्चर। वो भी हमारे को एग्रीकल्चर से मिलता है रॉ मटेरियल। ओके, तो एग्रीकल्चर ऑक्युपाइज अबाउट 22% ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो, हमारे नेशनल प्रोडक्ट का कितना है? 22%। एग्रीकल्चर ऑक्युपाइज करता है अबाउट 22% ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। इसके बाद इधर क्रॉप्स एंड अदर फार्म प्रोडक्ट्स होल्ड अबाउट 18%। क्रॉप्स एंड अदर फार्म प्रोडक्ट अपनी स्थिति को कायम रखा है। 18% कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट, इसमें होल्ड अबाउट 18% कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट व्हिच आर यूज्ड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज, तो अब आप कैसे कह सकते हैं हमारे
वर्किंग फार्मर्स इवन द प्रोग्रेसिव फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट सफिशिएंट। फिर भी हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना चाहिए या डेवलपमेंट होना चाहिए दैट इज नॉट सफिशिएंट। अब ऐसी कंडीशन क्यों है? द इंडियन फार्मर्स आर जनरली पुअर एंड अनएजुकेटेड। ठीक है, अगर हम इसके लिए देखें तो इसके लिए क्यों कम है, तो ध्यान दें कि इंडियन फार्मर्स आर जनरली, इसके बावजूद भी देखो हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है और हमारे जो फार्मर्स है वो पुअर और अनएजुकेटेड है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इज मच कंपेयर्ड टू द वर्ल्ड ड्यू टू द दिस रीजन। अब इसके पीछे कारण क्या है? हमारा जो पर हेक्टर प्रोडक्शन है वो कम है। हमारा देश के अंदर फेवरेबल कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए हमारी एक फेवरेबल कंडीशन है ना। और फेवरेबल कंडीशन में क्या है? यहाँ पे हमारे पास लैंड भी है, फार्मर हार्ड वर्कर है, स्किल लेबर भी है और देन आफ्टर वी लाइक टू डू दिस जॉब, है ना। हम लोग इस वर्क को करना भी पसंद करते हैं। इसके बावजूद भी, है ना, इसके बावजूद भी हमारा पर हेक्टर प्रोडक्शन कंपेरेटिव टू फॉरेन कंट्री के कंपैरिजन में हमारा जो प्रोडक्शन है पर हेक्टर वो कम क्यों है? व्हाट आर द रीजंस? रीजंस क्या? व्हाट आर द रीजंस ऑफ लेस प्रोडक्शन कंपेयर्ड टू द वर्ल्ड? विश्व के कंपैरिजन में हमारे यहाँ कम है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट इज दैट एडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन तो है लेकिन पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। एक फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी, इरिगेशन का हमारे यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जानते हैं, किसी प्लेसेस पे बहुत ज्यादा है और कहीं पे बहुत ही कम है। जैसे लाइक पंजाब में अगर हम लोग देखें मोर देन 90% एरिया सोन एरिया इज कवर्ड विद द इरिगेशन, बट हियर अगर हम लोग कंपैरिजन करें स्टेट ऑफ राजस्थान तो वहाँ बहुत कम है, मेघालय में कम है। तो हर स्टेट्स के अंदर में जिस वे से होना चाहिए वो नहीं है। सो वी कैन कंपैरिजन में हम लोग फर्स्ट पॉइंट जो लेकर आए, ध्यान दें बता दें स्टूडेंट्स, इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन। फिर इर्रेगुलर एंड अनसर्टेन रेन। इसके बाद में दूसरा पॉइंट हमारा जो है अनसर्टेन ऑफ रेन। इर्रेगुलर हमारे यहाँ जो मॉनसून सीजन्स के अंदर मोस्ट हम लोग डिपेंड ही मॉनसून सीजन पे। अब उस मॉनसून सीजन्स के अंदर अगर हम लोग डिस्कस करें, अब बात करें तो देखिए हमारे यहाँ बारिश की जो स्थिति है वो कोई फिक्स नहीं है, अनसर्टेन है और इरेगुलर है। अनसर्टेन का मतलब कभी बहुत ज्यादा आ जाती है, कभी कम आती है, बहुत लंबे समय तक है। अनसर्टेनिटी इरेगुलर है, आ गए पूरे महीने में स्थिति इसके बाद चले गए, तो इसकी गेप कर लेती है। तो यह जो कारण है वो है रेन, मोर पॉपुलेशन। ओके, तो मोर पॉपुलेशन से एरिया वगैरह कवर करना, लार्जर फैमिली, ठीक है, जो फैमिलीज हैं वो लार्ज फैमिली। अब लार्ज फैमिली है, इसकी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि मोस्टली द एग्रीकल्चर इज यूज्ड फॉर देयर ओन फैमिली। केवल जो भी वो लोग प्रोडक्शन करते हैं वो अपने परिवार के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे वो कोई भी नया चीज नहीं ला सकते। स्मॉलर फार्म, अब फार्म हमारे यहाँ जो कैसे हैं छोटे छोटे फार्म, और जिसकी वजह से भी हमारे यहाँ जो पर हेक्टर प्रोडक्शन इज वेरी लेस टू कंपैरेटिव टू द फॉरेन। देयर नो इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब यहाँ कोई भी इसी तरह का इंटरेस्ट नहीं होता है कोई नया हम एक्सपेरिमेंट करें। ये भी मेड इन एक्सपेरिमेंट, किसी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग
condition, administration policy and entire Indian economy, पूरे भारत की अर्थव्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं खास करके एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं। फार्मिंग टाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इरिगेशन मेथड, फार्म आउटपुट्स एंड इकोनॉमिक रिटर्न। अब यहाँ हमारा जो हमने टाइप्स जो हम बता रहे हैं, इस टाइप्स के अंदर क्या है, किसके आधार पर है, तो एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के आधार पर फार्मिंग क्लासिफाइड अकॉर्डिंग इरिगेशन मेथड, इरिगेशन मेथड के ऊपर फार्म आउटपुट्स एंड इकोनॉमिक फार्मिंग। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फार्मिंग: subsistence farming, dry farming, wet farming, shifting farming, shifting agriculture, plantation agriculture, intensive farming। तो सबसे पहले हम लोग subsistence farming के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस many agriculture development project are implemented। देखो, स्वतंत्रता के बाद में हमारे भारत के अंदर हमने कई नए प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर, इसके बावजूद भी इंडियन फार्मर की जो कंडीशन है उसमें कोई सुधार नहीं आया। Yet the economic condition of Indian farmer is very weak, अभी भी बहुत ही कमजोर है। Even today, costly seeds, fertilizers of use of pesticides are not affordable in Indian farmers। भारतीय लोग, अब किसानों को आज भी क्या नहीं मिलता है, फार्मर्स को इवन दे डू नॉट फाइंड costly seeds, fertilizer and use of pesticides are not affordable in smaller farm holding। जो छोटे किसान हैं उनको ये सब नहीं मिल पाता है। The farm production is just sufficient for his family। अब फार्म का जो उसको मिलता है फैमिली को, which is consumed in maintenance of family। अब आज अगर हम लोग इसकी बात करें तो एक बार ध्यान रखें इसका मीनिंग क्या है सब्सटेंसेस फार्मिंग का, कि ओनली द फार्मर यूज देयर प्रोडक्शन ऑन देयर फैमिली, केवल अपने परिवार के लिए वो यूज करता है, ठीक है, और वो क्या नहीं कर पाता है, कंज्यूम ओनली फॉर फैमिली इज कॉल्ड सब्सटेंसेस फार्मिंग। वो मतलब दूसरों के लिए यूज नहीं कर सकता है और इसकी वजह से वो कुछ चीजें खरीद नहीं सकता, न तो वो महंगे फार्म टूल्स खरीद सकता है, मशीनरी खरीद सकता है, और इसलिए वो आज बैकवर्ड है। और दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड सब्सटेंसेस फार्मिंग। अगर सीधे स्वरूप में द फार्म प्रोडक्शन कंज्यूम्ड ओनली बाय हिज फैमिली, और ये मोस्टली हमारे कंट्री के अंदर ज्यादातर इस तरह का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारी ओनली लाइफ मेंटेनेंस के लिए होती है, उसको हम सब्सटेंस फार्मिंग बोलते हैं। फिर ड्राई फार्मिंग, वेयर द रेनफॉल इज इनएडिक्वेट, इरिगेशन फैसिलिटीज आर लेस, देयर फार्मिंग इज डिपेंड ऑन ओनली रेन, ओनली वन क्रॉप इज टेकन थ्रू द ह्यूमिडिटी एक्यूमुलेटेड विद इन द लैंड, दिस इज नॉन एज ड्राई फार्मिंग, सूखी जिसको बोलते हैं ड्राई। देखो, जहां वेयर द रेनफॉल इज इनएडिक्वेट, जहां पे पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होती है, इरिगेशन फैसिलिटीज आर लेस, जहां पर सिंचाई की सुविधाएं कम हैं, डिपेंडेड ओनली ऑन रेन, केवल मात्र वो किसके ऊपर डिपेंडेड है, रेन के ऊपर, ओनली वन क्रॉप इज टेकन थ्रू द ह्यूमिडिटी, है ना, केवल ह्यूमिडिटी से मतलब बारिश से मात्र एक ही वो फसल ले सकते हैं। इस तरह की जो फार्मिंग होती है दैट इज कॉल्ड ड्राई फार्मिंग। क्रॉप्स लाइक ज्वार, मिलेट, पल्सेस विच रिक्वायर लेस वाटर। अब वहाँ इसी तरह की खेती के
होती हैं। इन गुजरात wheat and gram are known in the humid after the monsoon is over. जब मानसून खत्म हो जाता है जैसे ह्यूमिड प्लेसेस के ऊपर गुजरात के अंदर भी इसकी खेती की जाती है। वेट फार्मिंग इज कैरिड आउट टू द रीजन ऑफ हेवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत जबरदस्त बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है हेवी रीजन वाले। एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इरिगेशन की पर्याप्त सुविधाएं होती हैं। इफ देयर इज ए नो रेनफॉल, और यदि वहाँ पे रेनफॉल नहीं हो, इट इज इनसफिशिएंट, मोर देन वन क्रॉप इज टेकन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक इरिगेशन की एक से अधिक क्रॉप्स ली जाती हो, वेयर इसके अंदर कौन कौन सी होती है, तो ध्यान देना वहाँ ऐसे में sugar cane, cotton, paddy, wheat और vegetables are grown is such kind of the wet farming। तो देखो wet farming का क्या मीनिंग होता है? wet farming का मतलब ये होता है कि जहाँ पे lots of water है ना, heavy rainfall हमारा होता है, rainfall एरिया होता है, और lots of irrigation facilities है ना, और उस irrigation facilities के माध्यम से बहुत ईयर में 1 और 2 और 3 क्रॉप्स हैव बीन टेकन, 2 से 3 क्रॉप्स ली जाती हैं, और उस क्रॉप्स है ना जो ली जाती है उसमें से कौन कौन सी क्रॉप होती है? पेडी, शुगर केन, कॉटन, व्हीट और वेजिटेबल्स आर ग्रोन, और सच काइंड ऑफ फार्मिंग इज कॉल्ड वेट फार्मिंग। नेक्स्ट में आती है शिफ्टिंग फार्मिंग। फॉरेस्ट आर बर्न, ठीक है, और एनटीआर। शिफ्टिंग फार्मिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ लोग क्या करते हैं, फार्मर्स क्या करते हैं कि जो पेड़ है ना, मोस्टली ये जो फार्मिंग है वो ईस्टर्न पार्ट के अंदर है, पहाड़ी हिली रीजन्स के अंदर, और दे फेल डाउन द ट्रीज, ट्री को गिरा देते हैं, और देन आफ्टर बर्न द एंड क्लियर द एरिया, द फार्मिंग इज कैरिड आउट, और उसके बाद उस प्लेस के ऊपर फार्मिंग की जाती है। द फार्मिंग टेक प्लेस फॉर 3 इयर्स, इस तरह एक प्लेस पे 2 से 3 साल तक वो फार्मिंग करते हैं, और देन फर्टाइल लेस हो जाती है एरिया, देन दे हैव टू बैरन, उस प्लेस को वो बैरन छोड़ देते हैं। इस टाइप की जो एग्रीकल्चर होती है उसको हम लोग जूम फार्मिंग कहते हैं। तो अगेन फॉरेस्ट आर बर्न एंड क्लियर, फॉरेस्ट को गिरा दिए जाते हैं और उसके बाद उसको जला दिए जाते हैं। फार्मिंग इज कैरिड आउट देयर, द फार्मिंग टेक प्लेस इन 2 और 3 इयर्स, और उससे प्लेसेस के ऊपर वो 2 से 3 साल तक खेती करते हैं। व्हेन सोइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड, और जहाँ उस प्लेस के ऊपर सोइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दैट एरिया एंड अबंडेंट वन सेम मेथड अप्लाइड टू स्टार्ट फार्मिंग, और सेम अप्लाइड आगे के क्षेत्र के लिए है ना, आगे के क्षेत्र के लिए करते हैं। और इस तरह से इस तरह की जो एग्रीकल्चर होती है उसको हम लोग शिफ्टिंग फार्मिंग बोलते हैं, जूम फार्मिंग दिस इज कॉल्ड। एंड सीरियल्स एंड वेजिटेबल आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ द एग्रीकल्चर, ऐसे सीरियल्स और इसके अतिरिक्त वेजिटेशन को उगाया जाता है, और लेस इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ही कम है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, एक विशेष प्रकार का एग्रीकल्चर है। हियर रबर, टी, कॉफी, कोका, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, आंवला, इसके बाद में लेमन, खारे आर रेयर्ड विद द ग्रेट केयर। अब ये इस तरह की एग्रीकल्चर है, प्लांटेशन, जिसमें प्लांट लगा दिए जाते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद में वी कैन गेट द डिफरेंट टाइप। तो यहाँ कौन कौन से स्पेशल एग्रीकल्चर के अंदर रबर है, कौन कौन सी क्रॉप्स है? टी, कॉफी, कोका, कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, खारे आर रेड विद द ग्रेट केयर। इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ एक बार में ज़्यादा को कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है। स्किल टेक्निक का नॉलेज, मशीन्स, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन,
ऑन द साइट्स एंड एक्विजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह भी अवेलेबल करानी होती है, तो इस तरह प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। इसके नेक्स्ट में है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग इज मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इंक्रीज इरिगेशन, use of chemical fertilizer, insecticides and other equipments. Cash crop are grown more in this type of farming. अब now क्या होता है हमारे स्टूडेंट समझने का प्रयास शुरू करना कि what is the intensive farming. Intensive farming it means to more and fast grow. Farmer use the modern technologies and insecticides or chemical fertilizer for the production, और जिससे वो अपना प्रोडक्शन लेता है दिस टाइप इंटेंस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिव फार्मिंग। इसको हम लोग इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। ध्यान देना, अगेन आई रिपीट हियर कि इंटेंसिव फार्मिंग इज द मैकेनाइज्ड वे, मैकेनिकल वे से, है ना, मशीनों से फार्मिंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ इंक्रीज। अब इसके अंदर क्या यूटिलाइज की जाती है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए? irrigation, use of chemical fertilizer, insecticide and other mechanical equipments को यूज करके cash crop are grown in this type of farming। इस तरह की फार्मिंग में cash crop को प्रोड्यूस किया जाता है। The per hectare production has increased very much here and are shown under the crop has increased। अब इसमें जो पर हेक्टर प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, और मोर इम्पोर्टेंट इज गिवन टू इकोनॉमिक रिटर्न इन द टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो नॉन कॉमर्शियल फार्मिंग। अब इस फार्मिंग का दूसरा जो नाम है वो है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब क्या है? इसके अंदर हमें और ज्यादा रिटर्न मिलता है। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट इज देयर, एक समय का हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, इसके बाद इसके अंदर इरिगेशन बढ़ाई हुई है और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इंटेंस का मतलब तीव्र गति से, और इस तीव्र गति का मतलब क्या करना पड़ेगा? हमें बहुत तेज गति से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना है। इट मींस वी हैव टू डू व्हाट वी हैव टू डू, सो इन दैट ऑल केसेस वी हैव टू यूज द मैकेनिक्स, तो मशीनों का यूज करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना, देन आफ्टर यूज द न्यू मेथड्स, नए मेथड से हमको एग्रीकल्चर वरना इससे हमें अच्छा रिटर्न मिले, है ना, अच्छे पैसे मिले। सो इसके दूसरा इसको हम लोग कॉमर्शियल फार्मिंग भी कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट दिस फॉलोइंग पॉइंट्स, रीड देम केयरफुली एंड राइट इन योर नोट एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा कि इंडियन इकोनॉमी इज मेनली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन दिस लाइन। सेकंड है जो वाई, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया मच लेस कंपेयर टू द वर्ल्ड, विश्व के कंपैरिजन में हमारे यहाँ कम क्यों है, उसके पॉइंट्स सामने लिखे हुए हैं। और इसके बाद में टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर या फार्मिंग की प्रकारों के बारे में एक्सप्लेन करो, ठीक है। ओके, जय श्री स्वामी।